हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to 15 क्वेश्चंस का वेटेज होता है बैंक के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो, और अदर एग्जाम्स में भी सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और यही कारण नहीं है इसके इम्पोर्टेंट होने का। अदर जो टॉपिक्स हैं जैसे DI, SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर तरह के टॉपिक में कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। और अगर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम करें तो हमारी कैलकुलेशन बेहतर होगी। और फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके वीडियोस आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन से, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कुछ रूल्स हम डिस्कस कर लें। तो पहला रूल है बोर्डमास रूल, जिसे शायद आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आए हैं और ज़्यादातर इसके बारे में जानते होंगे। तो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, और जो नहीं जानते वो काफ़ी ध्यान से इसको समझें। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं BODMAS, ये अपने आप में एक मीनिंग समेटे हुए हैं। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ और ऑर्डर्स, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। और बोर्डमास रूल जो है हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें इक्वेशन को सोल्व करना चाहिए, वो प्रोसेस क्या रहना चाहिए। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना चाहिए, उसके बाद में ऑफ और ऑर्डर्स से जुड़ी हुई वैल्यूज़ को, देन डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, और जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करें, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। तो इनको काफ़ी डिटेल में हम समझ लेते हैं। ब्रैकेट्स, इसमें भी एक ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले पेरेंथेसिस, देन ब्रेसेस, देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट जो है उसमें जो वैल्यूज, जो ऑपरेशंस दिए गए हैं उनको सोल्व करना होगा। देन आप उसके बाद में ब्रेसेस पर जाएंगे और देन स्क्वायर ब्रैकेट पे। तो ये ऑर्डर आपको ब्रैकेट्स में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बाकी ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑफ और ऑर्डर से जुड़ी हुई वैल्यूज को सोल्व करना होगा, जैसे 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 6, 3 raised to the power 4, या फिर मैं कहूँ √64, √100, क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ को आपको सोल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट्स में। जब आप एक तरह से एंटर हो जाते हैं और ब्रैकेट्स नहीं दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको जो भी बाकी ऑपरेशंस हैं उनमें ऑफ और ऑर्डर से जुड़ी हुई वैल्यूज़ को सोल्व करना पड़ेगा। आपसे कहा जाए 3/4 ऑफ 4/3, तो सबसे पहले बाकी सब ऑपरेशन से पहले आपको इसे परफॉर्म करना होगा, इसे सोल्व करना होगा। अब बात करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। तो अब तक आपसे कहते हुए आए हैं कि डिवीजन जो है ऑपरेशन आपको पहले परफॉर्म करना है, देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन। पर ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं सेम लेवल के ऑपरेशंस हैं, आप दोनों में से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन जो है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है। किस तरह से? 4/4 में लिखता हूँ तो यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन है, ठीक है, लेकिन इसी को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई विथ 1/4, बात एक ही होगी। तो ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं सेम है, तो दोनों ही ऑपरेशंस में से आप किसी को भी पहले परफॉर्म कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिस भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करें। तो डिवीजन अगर फर्स्ट आ जाता है तो डिवीजन को आप सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन को आप सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं या फिर बीच में से कहीं से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो आपको पहले डिवीजन जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए इक्वेशन है 4 / 8 मल्टीप्लाई विद 4।
इसको हम सोल्व करते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट से सोल्व करने पर देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 को डिवाइड करना है 8 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1/2 टाइम। ठीक है, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई विद 4, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 4 डिवाइड होगा 2 से 2 टाइम। अब राइट से सोल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विद 8 कितना आ जाएगा, 32, तो 4 डिवाइडेड बाय 32, तो 4 को डिवाइड करना है 32 से, एक तरह से 4/32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 डिवाइड होगा 4 से 8 टाइम, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/8। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/8। अब एक ही इक्वेशन के लिए दो अलग अलग रिजल्ट तो नहीं हो सकते। ठीक है, दो अलग अलग रिजल्ट तो नहीं हो सकते, तो एक मेथड गलत है। और वो कौन सा मेथड गलत है, राइट से लेफ्ट वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर राइट से अगर हमें शुरुआत करनी है तो पहले हमें डिवीजन जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और मान लीजिए इक्वेशन कुछ इस तरह की होती, 4 मल्टीप्लाई विद 8 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको लेफ्ट से सोल्व करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलता, 4 मल्टीप्लाई विद 8 32, 32 को डिवाइड करना है 4 से, तो रिजल्ट मिलता हमें 8। अब राइट से सोल्व करने पर देखिए 8 डिवाइड होगा 4 से 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आया है। क्यों आया है, देखिए लेफ्ट से हमने शुरुआत की तो पहले मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मैंने आपसे कहा था लेफ्ट से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है या फिर डिवीजन आता है, किसी को भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। अब बात करते हैं राइट से, तो राइट से मैंने ये कहा था जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले डिवीजन को सोल्व करें। तो यहाँ पर राइट से सोल्व करने पर पहले हमने डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, इस वजह से राइट और लेफ्ट दोनों ही तरीके से, दोनों ही मेथड से हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो सेम आया है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही लेवल के ऑपरेशन हैं, दोनों में से किसी को भी पहले आप परफॉर्म कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आप चल रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो डिवीजन पहले आप परफॉर्म करें। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं दोनों सेम हैं। सेम क्यों है, एक ही लेवल के क्यों हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है एक तरह से एडिशन ही है। किस तरह से होगा, 4 - 2, 4 - 2, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 + -2। भाई -2 एक इंटीजर वैल्यू है, तो 4 में हम ऐड कर रहे हैं -2, तो एडिशन हुआ। ठीक है, इस वजह से दोनों ही जो ऑपरेशंस हैं एक ही लेवल के हैं, दोनों में से किसी भी ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। बट कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन आपको दी जाए 4 - 2 + 2, तो इसको सोल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको सोल्व हम करते हैं। मान लीजिए लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, 4 - 2, 2 बचेगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है राइट से सोल्व करते हैं, लेकिन राइट से भी एग्जैक्ट सोल्व नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 - 4 0 रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर प्लस वाली जो वैल्यू है उसको माइनस वाली वैल्यू के साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सबट्रैक्ट करना था, एक तरह से जो ऑपरेशन होना था सबट्रैक्ट का ऑपरेशन होना था, बट यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने पर वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, -4 हो गई। ठीक है, और वो जो चीज़ है वो रॉन्ग हो गई। तो कई बार स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेगेटिव वैल्यू को आप अलग रखें, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन सबको आप ऐड कर सकते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को एक साथ में आप ऐड कर सकते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ में ऐड ना करें। तो ये था बोर्डमास रूल, जो आपको ये बताता है किस तरह से इक्वेशन में दिए गए ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अब कुछ अदर रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में हमारे काम आएंगे। एक्सपोनेंट रूल्स, तो जितनी भी ऑर्डर्स वाली वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इन रूल्स को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। पहली है बेस और दूसरी है पावर। तो जब भी कोई वैल्यू आपको इस तरह से देखने को मिले, तो यहाँ पर ये जो 2 है बेस को बता रहा है और ये
पावर को, और इसको किस तरह से बोलेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 3, और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो आगे वाली जो वैल्यू है वो बेस है, बाद वाली जो वैल्यू है वो पावर है, 2 रेज़ टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या है, 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 3 की पावर जो है 0 है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू जो है 1 है, 3 नहीं है, ठीक है। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पर 6 की पावर 0 होती तब भी उसकी वैल्यू 1 होती, 27 की पावर 0 होती तब भी वैल्यू जो है 1 होती। नेक्स्ट रूल है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही नंबर होगा, सेल्फ नंबर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 9 की पावर 1 है तो वैल्यू जो है 9 ही होगी। अगर हमें दिया जाता 7 की पावर 1 तो उसका मतलब क्या होता, वो जो वैल्यू है 7 ही है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, कोई भी दो वैल्यूज जिनका बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर एग्जांपल में आप देखिए x की पावर 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है x की पावर 5 के साथ में, और टोटल कितना हो गया x की पावर 8, 3 और 5 ऐड हो गया, जो पावर्स थी वो ऐड हो गई। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर a माइनस b, ठीक है। दो वैल्यूज़ है जिनका बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग है और डिवीजन ऑपरेशन है तो पावर्स जो हैं सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 7, क्योंकि 11 माइनस 4 यहाँ पर होगा, 11 माइनस 4 इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट रूल क्या है देखिए, x रेज़ टू द पावर a और उस वैल्यू की होल पावर दी हुई है b, तो टोटल क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर a इंटू b। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर 5, उसकी होल पावर दी हुई है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 15, 5 इंटू 3 डेट मीन्स 15। 2 की पावर है 6 और इसकी होल पावर दी हुई है 3, तो 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 3 कितनी, 18। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, x और y की होल पावर दी हुई है a, तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर a, y रेज़ टू द पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x रेज़ टू द पावर a, y रेज़ टू द पावर a। या फिर हम ये कह सकते हैं कोई दो वैल्यूज़ जिनकी पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, ठीक है, बट बेस अलग अलग है तो उनको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है और उनकी होल पावर जो है वही सेम वैल्यू हो जाएगी जो पावर्स उन पर लगी हुई है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर x और y की होल पावर दी हुई है 4, तो उनको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 4, y रेज़ टू द पावर 4। मान लीजिए आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई विद 6 की होल पावर 3, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद 6 रेज़ टू द पावर 3। या फिर आप रिवर्स में भी इस ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं, जो बेस है अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन बीच में, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और होल पावर जो है वो सेम रह जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या है, x और y डिवाइड में है, डिवीजन ऑपरेशन है उनके बीच में और उनकी होल पावर है a, तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर a। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय y, होल पावर है 6, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर 6। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है 2/3 की होल पावर है 4, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4। अब नेक्स्ट रूल है x रेज़ टू द पावर -1। अगर जब भी आपको इस तरह की कोई वैल्यूज़ दिखे जैसे 2 रेज़ टू द पावर -1
3^-1, तो आप उनको किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर x^-1 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/x, ठीक है। अगर 2^-1 होता तो 1/2, 3^-1 होता तो 1/3, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3^-1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है x^-a को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1/x^a। तो एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ दिया गया है। 9^-2 को क्या लिखा गया है? 1/81। 81 क्यों आया है? क्योंकि हमें 9^-2 को किस तरह से लिखना है? 1/9^2। तो 9 की पावर 2 कितना होता है? 81 होता है। तो डायरेक्ट क्या लिखा गया? 1/81। और लास्ट रूल है x की पावर 1/n हो तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n√x, ठीक है। यहाँ पर x की जो पावर है 1/3 है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? √x। अगर होता 2^-1/2 तो हम इसको किस तरह से लिख सकते थे? √2, ठीक है, √2। तो ये सारे एक्सपोनेंट्स रूल्स हैं जो सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने में हमारे काम में आएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज आपने देखे हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में ये फॉर्मूलाज भी काफ़ी काम आएंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को आप देख लें और याद करें इनको, ताकि इजीली आप सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। और ये जो फॉर्मूलाज हैं इनसे आप अपनी कैलकुलेशन को भी बेहतर बना सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, ये जो रूल्स आपको बताया, वो सब कुछ काम आने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हम करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए।